हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीटेट का जो फर्स्ट पेपर है, उसमें जो हिंदी सब्जेक्ट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो हम इस टाइम जो पेपर आपका डिस्कस कर रहे हैं, ये आपका जो अभी हाल ही में आपका पेपर हुआ था जनवरी में, 21 जनवरी को जो पेपर हुआ था, वही सारे पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। ये जो सारे सब्जेक्ट हम एनालिसिस करा रहे हैं, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, इनको एनालिसिस कराने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि आपको एक लेवल पता चल जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उनको तो पता ही होगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका अब की जो एग्ज़ाम होगा जुलाई में, फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, पहली बार देने जा रहे होंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि आप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे क्लियर हो जाएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम डालें, जो भी क्लासेस हो, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप सारे क्लासेस को देख पाए, कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, तो देखते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में हिंदी का पेपर है जो कि आपका फर्स्ट पेपर है, यानी सीटेट का जो फर्स्ट पेपर उसका जो है हिंदी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले जो हिंदी होता है उसमें गद्यांश ही आपको सॉल्व करने होते हैं। गद्यांश में जो है 91, यानी हिंदी का जो पेपर होता है वो 91 से 120, यानी फर्स्ट अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी आपने चूज किया है तो उसमें आपको 91 से 120 जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 91 से 120 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं, जिसमें से 91 से 99 आपको जो क्वेश्चन होंगे वो आपके गद्यांश से क्वेश्चन मिलते रहेंगे, यानी गद्यांश से आपको आंसर करने होंगे, आंसर निकालने होंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको कोई अपना दिमाग नहीं लगाना है। 91 से 99 तक में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर इसी गद्यांश में रहता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब गद्यांश पढ़ लेते हैं। गद्यांश में क्या दिया है कि आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। मन के शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम हैं। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम और सम्मान जैसे आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लंघन प्राकृतिक विधि विधान और व्यवस्था का उल्लंघन है। अगर बात करी जाए इस गद्यांश की कि किस टॉपिक पे बात करी गई है, तो इसमें ऐसे स्वच्छता की बात करी गई है जो कि मनुष्य में आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में आती है। तो ये मनुष्य के आंतरिक और बाह्य जो स्वच्छता उसकी बात करी गई है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। गद्यांश जो दिया हुआ है इसके अनुसार मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? क्या शांति, बाह्य स्वच्छता और स्वास्थ्य है, या फिर विचारों और भावों की पवित्रता है, या फिर शारीरिक स्वच्छता एवं शुद्धता है, और चौथा ऑप्शन है कि शांति, प्रेम और बाह्य स्वच्छता है। तो मनुष्य के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है शांति, बाह्य स्वच्छता और स्वास्थ्य तो है नहीं। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, बल्कि विचारों और भावों की पवित्रता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी मनुष्य के लिए। उसके विचार कैसे हैं, उनके भावों की पवित्रता कैसी है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है, वाक्य का आशय क्या है? बाह्य स्वच्छता का जो मूलाधार है वो आंतरिक स्वच्छता है, इसका क्या आशय है ये बताना है। पहला है कि बाहरी और भीतरी स्वच्छता एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। दूसरा है कि बाहरी और भीतरी स्वच्छता दोनों आवश्यक हैं। या तीसरा है कि भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित होती। बिल्कुल सही, जो आपकी अंदर की स्वच्छता है उस पर जो है बाहर की स्वच्छता आधारित होती है। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुनियादी में प्रत्यय है। जो बुनियादी शब्द है इसमें प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है? क्या वो ई प्रत्यय है, दी प्रत्यय है, यादी है, या फिर ई है? ठीक है, तो जो प्रत्यय है आपके हर सीटेट एग्जाम में देखने को मिलता है। अभी हमने जो है पेपर सेकंड का जो हिंदी डिस्कस किया उसमें भी प्रत्यय पूछा गया था, और बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये, प्रत्यय और उपसर्ग। कहीं आपको प्रत्यय देखने को मिलेगा, कहीं उपसर्ग देखने को मिलेगा, लेकिन ये पूछा जरूर जाता है। बहुत ही इजी है। प्रत्यय क्या होता है और कैसे इनको पहचाना जाता है, इसके बारे में हमने एक पूरी टॉपिक डिस्कस करी है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे बता दें कि जो प्रत्यय होता है वो किसी भी शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, मान लीजिए बुनियादी है तो उसके पीछे जो कोई भी अक्षर होता है वो जो है इंगित करता है प्रत्यय के लिए। ठीक है, और जो उपसर्ग होता है वो किसी भी जो है शब्द के पहले लगता है। ठीक है, तो वो जो है उपसर्ग होता है, प्रत्यय जो होता है वो बाद में लगता है। तो बुनियादी जो है, बुनियादी में दी जो है बड़ा ई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दी है ये इसमें जो है प्रत्यय आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो पहला ऑप्शन है कि ई, तो ई तो है नहीं क्योंकि ये छोटा ई है, यहाँ पे बड़ी ई है। दी भी नहीं होगा, यादी नहीं होगा, बल्कि ई होगा, बड़ी ई, क्योंकि वो जो है अगर दी को अगर हम उच्चारित करें तो इसमें ई की जो है मात्रा समझ में आ रही है। ठीक है, तो ई जो है वो प्रत्यय है या इसका किसका, बुनियादी का। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह से भिन्न शब्द है, कौन सा शब्द जो है इन समूहों में भिन्न है? क्या वो स्वच्छ है, स्वच्छता है, निर्मलता है या फिर सम्मान है? तो वो जो सबसे ज़्यादा भिन्न है इस समूह में वो है स्वच्छ। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है? पहला है शिक्षा, दूसरा है निर्मल विचार, तीसरा है शांति और चौथा है प्रेम। तो ये सब तो एक जैसे हैं, लेकिन जो है शिक्षा ये आंतरिक स्वच्छता नहीं है। आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बुनियादी आवश्यकता है, क्या है? बाहरी और भीतरी स्वच्छता और शुद्ध विचार है, यानी जो बुनियादी आवश्यकता है क्या वो बाहरी और भीतरी स्वच्छता और शुद्ध विचार है, या फिर बाहरी स्वच्छता और निर्मलता है, या फिर भीतरी स्वच्छता और निर्मलता है, या फिर बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता है? तो जो बुनियादी आवश्यकता है वो बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता की है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विधान में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। अब देखो यहाँ पे दो प्रत्यय पूछ लिया गया। अब यहाँ पे बता रहा है कि विधान जो है उसमें एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा ये बताना है। क्या वो वैधानिक बनेगा, या विधानिक बनेगा, या फिर विधानिक बनेगा, या फिर वैधानिक बनेगा? तो आप सभी को पता है कि जो इक लगाने से ना तो वैधानिक होगा, न तो विधानिक होगा, न तो विधानिक, क्योंकि ये जो है गलत तरीके से लिखा हुआ है। बल्कि जो सही तरीका जिसमें एक प्रत्यय लगा है वो आपका वैधानिक होगा। ठीक है, विधान में अगर एक प्रत्यय लगा देंगे तो वैधानिक आपका बनेगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी प्रत्यय लगाने के बाद वो जो शब्द है वो शुद्ध रूप में होना चाहिए, तभी वो सही माना जाएगा, वो अशुद्ध रूप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी प्रत्यय अगर किसी भी वर्ड में लगाया जाता है तो ये भी देखा करिए कि वो शुद्ध है कि नहीं है, नहीं तो तभी आपका प्रत्यय सही होगा। अदरवाइज अगर आप अशुद्ध को चयन कर देंगे, क्योंकि जो विधानिक है ये भी इनमें भी तो हो सकता है, लेकिन ये शुद्ध नहीं लिखा हुआ, ये अशुद्ध है। तो फोर्थ ऑप्शन शुद्ध है, तो फोर्थ ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें विशेषण विशेष का संबंध नहीं है? विशेषण विशेष जो हमने पेपर सेकंड डिस्कस किया था हिंदी का, उसमें भी पूछा गया था और इसमें भी पूछा गया है। ठीक है, तो सेम आपको देखने को मिल रहे हैं एक जैसे। निम्न में से किसमें विशेषण विशेष का संबंध नहीं है? क्या वो जन्मजात गुण है, या फिर बाह्य स्वच्छता है, या फिर बुनियादी आवश्यकता है, या फिर शिक्षा पर्यावरण है? तो जिसमें विशेषण विशेष का संबंध नहीं है वो है शिक्षा और पर्यावरण। ठीक है, ये नेगेटिव है और यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है, जो आंतरिक स्वच्छता होती है उससे क्या तात्पर्य, उसका क्या अर्थ होता है, या क्या मतलब होता है उसका? पहला है मन की समस्त भावनाओं का दमन करना, या फिर मन में कोमल भाव जगाना, या फिर मन के बुरे भावों को दूर करना, या फिर मन की कल्पना को उड़ान देना। तो जो आंतरिक स्वच्छता होता है उसका जो तात्पर्य होता है वो होता है मन के बुरे भावों को दूर करना। ठीक है, यानी आपके मन में जो भी निगेटिविटी आ रही है, जो नकारात्मक विचार आ रहे हैं, उनको दूर करना आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य होता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद आपको हर हिंदी के पेपर में, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड हो, आपको पद्यांश देखने को मिलता है। एक गद्यांश और एक पद्यांश हर पेपर में देखने को मिलता है। तो यहाँ भी आपको पद्यांश देखने को मिलेगा। 100 से 105 तक के जो भी क्वेश्चन है वो आपके इसी पद्यांश से रिलेटेड रहेंगे, यहीं से आपको आंसर करना रहेगा। अब पद्यांश क्या दिया है देख लेते हैं। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी, व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। ये आपका जो है एक पद्यांश है, ये कविता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है कि स्वाभिमान का संधि विच्छेद है। स्वाभिमान जो है एक शब्द है, उसका संधि विच्छेद क्या होगा? क्या स्व प्लस अभिमान होगा, या फिर स्व प्लस अभिमान तो होगा नहीं, या फिर स्वाभिमान होगा, ये भी गलत है, स्व अभिमान ये भी गलत। स्व प्लस अभिमान जो होता है ये स्वाभिमान का संधि विच्छेद शुद्ध रूप है। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता में किस छल की बात की गई है? जो कविता दिया हुआ है उसमें किसके छल की बात करी गई है? पहला है व्यापारी बनने की
वेशभूषा धारण करने की, जी नहीं, वेशभूषा की बात नहीं करी गई है। व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने की, बिल्कुल सही, ये ब्रिटिशों के लिए संकेत है कि वो हमारे देश आए थे व्यापारी बन के, उसके बाद हमें गुलाम बना लिए। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो आज़ादी हमें प्राप्त हुई उसका श्रेय किसे हम देंगे? व्यापारी वर्ग के सहयोग को, कि जो व्यापारी वर्ग आया था उसने सहयोग किया था, तो उसने सहयोग तो किया नहीं था, ये गलत है। दूसरा है कि वीरों की कूटनीति को, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो वीर शहीद हुए हैं उनकी जो कूटनीति, उनका जो है उनको हम श्रेय दे सकते हैं आज़ादी मिलने का। अगर वो शहीद नहीं होते, अपना बलिदान नहीं देते, तो शायद हमें आज़ादी नहीं मिलती। तो ये जो है सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? जो नीति है इस शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? अब यहाँ पे दो जो है क्वेश्चन आपके प्रत्यय से ही पूछे गए हैं। अगर आप प्रत्यय के बारे में नहीं समझते तो आपके 2 नंबर यहीं पे कट जाएंगे, ठीक है। और अगर आप प्रत्यय को जानते हैं कि प्रत्यय होता क्या, कैसे पहचानते हैं, तो 2 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे बिना मेहनत किए, ठीक है। अब बताना कि नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है ई या फिर ता या फिर बड़ी ई या फिर इक। तो नीति शब्द में जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है वो है आपका इक प्रत्यय, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा, यह भाव कविता के किस अंश में प्रतिबिंबित होता है? जो देश है हमारा भारत देश, उसको जो है स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था, तो यह भाव कविता के किस अंश में प्रतिबिंबित होता है? लंबी चली लड़ाई से, यानी कौन सी लाइन से जो है प्रतिबिंबित होता है, कहने का मतलब यही है। तो लंबी चली लड़ाई से, या फिर वीर शहीदों के बलिदान से, या फिर कीमत बड़ी चुकाई थी, या फिर गौरव पाया अपने स्वाभिमान से। तो देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा, तो इसका मतलब ये कि लंबी चली लड़ाई, बहुत लंबी लड़ाई करनी पड़ी थी। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, उसके बाद हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। तो ये अंश जो है प्रतिबिंबित करता है। नेक्स्ट है कि देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारा धन दिया गया, या फिर शस्त्रों का निर्माण किया गया, या फिर अपने जीवन की आहुति दी गई, या फिर वीरों की भर्ती की गई। तो देश की स्वतंत्रता के लिए क्या किया गया था? अपने जीवन की आहुति दी गई थी। बहुत सारे वीरों ने अपने जीवन की आहुति दी थी, बलिदान दिया था, शहीद हुए थे, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हम नहीं करें, ये कविता के अकॉर्डिंग है, ठीक है। नहीं तो आप सोचे कि ये हो सकता है, ये कविता के अकॉर्डिंग है। अगर आपने कविता ध्यान से पढ़ी है तो ये सारी चीज़ें उसी में ही निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही है? अब 15 जो क्वेश्चन होते हैं वो पूरे आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं, और 15 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपके पेडागोजी से पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आपका पेडागोजी स्टार्ट हो जाता है 106 से। अब यहाँ पे अपना दिमाग लगाना है, यानी पेडागोजी आपको सॉल्व करनी है। हर सीटेट एग्जाम में, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो या फिर जो है अदर सब्जेक्ट है, उसमें 15 नंबर का कंटेंट होता है, 15 नंबर का पेडागोजी होता है। वैसे ही हिंदी में 15 नंबर के गद्यांश और पद्यांश दोनों को मिलाकर 15 नंबर होता है, और 15 नंबर जो होता है उसमें आपको पेडागोजी पूछा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है, यानी निगेटिव बताना है, ठीक है। पहला है कि व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना, बिल्कुल नहीं। किसी भी व्याकरण को या किसी भी चीज़ को हमें याद नहीं करना है। कंठस्थ करना मतलब याद नहीं करना है, तो ये गलत है, ठीक है। दूसरा है कि वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना। तीसरा है व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, और चौथा संप्रेषण के अवसर देना। तो ये सारी चीज़ें तो सही है, लेकिन ये आपका गलत है। यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव बताना है, ठीक है। बच्चों द्वारा शिशु गीत आलापना किसके तरीके हैं? बच्चों द्वारा जो शिशु गीत गाया जाता है वो गीत और आलापना किसके तरीके हैं? क्या वो अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों के लय के हैं, या फिर शब्दावली को समृद्ध करने के हैं, या फिर शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के हैं, या फिर उच्चारण का अभ्यास करने के हैं? तो यहाँ पे आपको क्या करना, निगेटिव बताना है। तो अभिव्यक्तियों का संवर्धन और वाक्यों की लय के, तो ये ऑप्शन क्या है? निगेटिव है, ठीक है। और दूसरा है शब्दावली को समृद्ध करने के, ये तो पॉजिटिव है। तीसरा है कि शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करना गलत होता है, तो ये भी जो आपका निगेटिव हो जाएगा। और उच्चारण का अभ्यास करने, तो अब अभ्यास तो आप कर सकते हैं, ये सही है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके निगेटिव है, एक पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा दोनों यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
यानी पहला भी सही होगा और तीसरा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव पूछा और निगेटिव ये दोनों चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछें, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो, गतिविधि की यह प्रकार किस लिए है, क्या वो निष्क्रिय श्रवण है, ठीक है, या फिर मौखिक प्रवाह अभ्यास है, या फिर नियंत्रित मौखिक अभ्यास है, या फिर स्वच्छंद बोलना है। तो ये क्या है, मौखिक प्रवाह अभ्यास, यानी मौखिक रूप से उनका अभ्यास कराया जाता है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है, यानी निगेटिव बताना है, ठीक है। पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पाठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। तो ये तो गलत है, सस्वर पाठन यानी कि आप बोल के पढ़ेंगे तो उपयुक्त हो सकता है, तो ये आपका क्या है, निगेटिव है, ये जो है नहीं हो सकता, पुस्तकालय में ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो ये निगेटिव है। दूसरा कि शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के लिए मौके मिलने चाहिए, हाँ ये होना चाहिए पुस्तकालय में। पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय परिवेश के रूप में देखा जाना चाहिए, हाँ ये भी सही है। अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। तो पहला ही आपका निगेटिव है और पहला ही सही हो जाएगा। किसी भी पुस्तकालय में ये कोई नियम नहीं होता है कि आप जो है वहाँ पे बोल बोल कर पढ़ें, यानी शास्त्र मतलब पठन का मतलब कि आप बोल बोल के पढ़ें, ये जो है कि भी किसी भी पुस्तकालय में ये नियम नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर शांति से पढ़ना होता है ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। तो पहला ही ऑप्शन निगेटिव और पहला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है। कौन सा साक्षरता उपागम है, क्या वो ध्वनि विज्ञान निर्देश है, या फिर समग्र भाषा पद्धति है, या फिर व्याकरण अनुवाद है, या फिर स्थितिपरक उपागम है। तो जो शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच के संबंध पर बल देता है तो वो है आपका ध्वनि विज्ञान निर्देश, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उपागम या विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है। कौन सा है जो कि भाषा परिवेश से संबंधित है, क्या वो श्रव्य भाषिक विधि है, या फिर प्राकृतिक उपागम है, या फिर संप्रेषणात्मक उपागम, या फिर प्रत्यक्ष विधि है। तो शिक्षार्थी के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के जो मुख्य लक्ष्य है उनसे संबंधित ये होता है संप्रेषणात्मक उपागम, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा उपागम या विधि बच्चों की भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा यानी कि मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता, ठीक है, यानी कि वो मातृभाषा में बोलने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता, ये बताना है। पहला ऑप्शन है श्रव्य भाषिक विधि, दूसरा है प्राकृतिक उपागम, तीसरा है संप्रेषणात्मक उपागम, या फिर प्रत्यक्ष विधि। तो ये है प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है, ठीक है। पहला तकनीकी सिद्धांत, दूसरा है पाठ्यचर्या सिद्धांत, तीसरा प्रस्तुतिकरण सिद्धांत और चौथा है मूर्त सिद्धांत। तो जो नहीं है वो है आपका मूर्त सिद्धांत, ये निगेटिव है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी स्वगति और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है। क्या रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कक्षा कक्ष की सजावट करके, या फिर तपती हुई धूप में बाह्य गतिविधियों को न करके और आंतरिक गतिविधियों का आयोजन करके, जी नहीं। तीसरा है कि मुख्यतः शिक्षार्थी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान करके, नहीं। विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके, बिल्कुल सही, विकास के जो भी आयाम है उनसे बच्चों के जो है जो प्रदर्शन है उनको जो है उनका कार्य करा के। तो इसका फोर्थ ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ना कि सजावट करके, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास पे होता है, या फिर वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं, या फिर वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सक्रिय और वो अपने इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, जो भी 5 ज्ञान इंद्रियां होती है उनका उपयोग करते हैं और हाथों का सक्रिय उपयोग करते हैं, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
वे अपनी कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं या बार बार लिखते हैं, ये गलत होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम यानी कि फाइनल रूप से भी जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पे है? कोई भी एक विद्यार्थी है वो कहती है कि मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम यानी कि फाइनल रूप से टेस्ट करती है, जांचती है कि कहीं गलती तो नहीं है। तो यह जो लेखन की विधि है वो किस चरण की है? क्या वो सहपाठी मूल्यांकन है, या फिर प्रारूपण है, या फिर पुनः प्रारूपण है, या फिर प्रूफ रीडिंग है? तो ये क्या है? ये है प्रूफ रीडिंग। ठीक है, यानी कि अब खुद से आप प्रूफ कर रहे हैं कि कहीं गलती तो नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता यानी कि मास्टरी होनी चाहिए? साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता होनी चाहिए? सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध पर, या फिर ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रवाह पर, या फिर दृश्य शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान पे, या फिर डिकोडिंग और भाषा अवबोधन पे? तो ये होना चाहिए डिकोडिंग और भाषा अवबोधन पे। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड TLM के चयन के लिए सही नहीं है, यानी निगेटिव बताना है TLM के लिए? पहला ऑप्शन है कि चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए। तो सिर्फ बनाई गई हो, केवल बनाई गई हो, गलत हो जाएगा, पहले ही देख के आप काट दीजिए। दूसरा है कि चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तीसरा है कि चयनित सामग्री ऐसी हो जो बच्चों को जिज्ञासा के साथ खोजबीन और प्रयोग करने में पर्याप्त अवसर देना, खोजबीन करना, ये पॉजिटिव होते हैं टैग वर्ड्स, तो ये आपका सही होगा। फोर्थ है कि चयनित सामग्री अधिमानतः स्थानीय रूप से निर्मित और स्थानीय रूप से उपलब्ध हो, जिससे आसानी से बदला जा सके, तो ये भी सही है। इसका पहला ही नेगेटिव है और पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? पहला, क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग में प्रयोग के लिए उपयुक्त हैं, या फिर क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं या बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं, या फिर क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई हैं, या फिर क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करती हैं। तो जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा वो सेकेंड होगा कि क्या इन पुस्तकों के जो लेखक वो जाने माने हैं और बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कक्षा जो प्राइमरी लेवल होता है उसमें जो बाल साहित्य होता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट का, हिंदी का, 120 नंबर, कि एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? क्या सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना, ये क्या उद्देश्य है? दूसरा है विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना, जी नहीं। तीसरा है नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करवाना, या फिर संरचनाओं को नियंत्रित अभ्यास करवाना, ये गलत होगा। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना। ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये टोटल 30 क्वेश्चन है हिंदी के, और ये जो है 91 से शुरू हुए थे और 120 तक कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक 30 क्वेश्चन डिस्कस किया हमने आज की क्लास में। आई होप आप सभी को ये लेवल पता चल गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, बीच का है। तो आपको इसके लिए थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत होगी और चीज़ों को समझने की ज़रूरत होगी। आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमेशा कहते आए हैं कि अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं थोड़े से टाइम टेकिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि चीज़ों को आपको समझना पड़ रहा है। आपको रटने से अब काम नहीं चलने वाला, किसी भी क्वेश्चन को देख के आंसर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।